नमस्कार, जय श्री राम। मैं विष्णु शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल बालाजी एकेडमी पर। तो जैसा कि कल मैंने आपको कहा था कि हम हमारे क्लास की शुरुआत भगवत गीता के श्लोक से करेंगे। तो मैंने भगवत गीता का श्लोक लिखा हुआ है। आप में से कई लोगों के पास भगवत गीता की किताब होगी और कईयों के पास नहीं होगी, तो मैंने इसलिए लिख के रखा है। जिनके पास नहीं है वो यहाँ देख सकते हैं। तो पहला श्लोक है हमारा धर्म क्षेत्र। पहले हम इसको पढ़ेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कई लोगों को, आप में से कई लोगों को ये पढ़ना अच्छे से आता होगा। जिनको नहीं आता उनको मैं एक बार सिखा देता हूँ। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः। मामकाः पांडवाश्चैव। इसको हम पढ़ेंगे पांडवा, ये जो है वो श पढ़ा जाता है और ये च पढ़ा जाता है, तो ये पूरा मिलकर हो जाता है पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। और ये कौन है? अगर आप भगवत गीता की किताब देखोगे उसमें सबसे पहला जो वर्ड लिखा होता है धृतराष्ट्र उवाच, मतलब धृतराष्ट्र उवाच मतलब बोलना या कहना, ठीक है। तो धृतराष्ट्र कहते हैं, किससे कहते हैं? संजय से कहते हैं। और वो क्या करें? धर्म क्षेत्र। धर्म क्षेत्र मतलब जो धर्म का क्षेत्र है। और ये जो युद्ध हो रहा था महाभारत का, भगवत गीता महाभारत का एक पार्ट है। तो धर्म क्षेत्र मतलब जो युद्ध हो रहा था धर्म और अधर्म के बीच में, जिसमें जो पांडव थे वो धर्म की ओर थे और कौरव जो थे वो अधर्म की ओर थे, ठीक है। तो धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र, युद्ध कहाँ हुआ था? हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। तो वहां पर समवेता युयुत्सवः। समवेता युयुत्सवः। समवेता युयुत्सव मतलब जो युद्ध की इच्छा रखने वाले हों, युद्ध की इच्छा रखने वाले हों। मामकाः, मामकाः मतलब मेरे पुत्र। मेरे पुत्र मतलब धृतराष्ट्र के पुत्र कौन थे? कौरव। पांडवाश्चैव, पांडवाश्चैव मतलब पांडु के पुत्र, राजा पांडु के पुत्र। पांडव जो थे पांडु के पुत्र थे, इसलिए उन्हें पांडव कहा जाता। किम कुर्वत संजय। किम कुर्वत, किम मतलब क्या, कुर्वत मतलब कर रहे हैं, और संजय तो धृतराष्ट्र संजय से कहते हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा रखने वाले मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं। तो ये हमारा पहला श्लोक है। इसको मैं आपके सामने ही 5 से 6 बार दोहराऊंगा। आप इसे एक बार अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा, और जब तक आप खुद कोशिश नहीं करोगे तब तक ये चीज़ें आपको नहीं समझ में आएंगी। अभी फिलहाल आपको करना ये है कि इसे देख कर ही, आपके पास अगर किताब है तो किताब में देखिए, अगर नहीं है तो मैंने यहाँ लिख रखा है उसमें देखिए। देख कर ही आपको कम से कम 10 से 11 बार आपको पढ़ना है। उसके बाद कोशिश करनी है बिना देखे, ठीक है। इस तरीके से डेली हम 11 बार इसे पढ़ेंगे तो एक वीक के अंदर अंदर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये याद हो जाएगा। हम अब थोड़ा एक साथ पढ़ेंगे। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः। मामकाः पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः। मामकाः पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः। मामकाः पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कल इसे अच्छे से पढ़कर आइएगा, समझ कर आइएगा। देख कर पढ़िए 10-12 बार तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और उसके बाद बिना देखे बोलने की कोशिश करें, थोड़ा सा ट्राई करेंगे तो ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। और रेगुलर बेसिस पे आप एक वीक तक इसे करेंगे तो ये अच्छे से आपको याद हो जाएगा। हम इसी श्लोक को कल फिर पढ़ेंगे। अब आते हैं हम हमारे टॉपिक पर, जो कि हम पढ़ रहे थे रियल नंबर्स, ठीक है। आगे कंटिन्यू करते हैं उसको। तो मैंने आपको कल प्राइम फैक्टराइजेशन सिखाया था, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना सिखाया था। तो ये सारी चीज़ों का आज हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। चैप्टर नंबर 1 है आपका रियल नंबर्स, और उसमें आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करना है, जिसमें 140 है। तो 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप किस तरीके से करेंगे? इसको सबसे पहले प्राइम नंबर आप कौन सा होता है? 2। तो 2 से आप इसे डिवाइड करोगे, ये हो जाएगा 70। अगेन फिर 2 से डिवाइड करोगे, जब तक 2 से डिवाइड होगा तब तक 2 से ही डिवाइड करोगे, ये हो गया आपका 35। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होता तो आप मूव करोगे नेक्स्ट प्राइम नंबर दैट इज 3। तो 3 से भी डिवाइड नहीं होगा तो 5 से करोगे, तो 5 7 35। अब 7 जो है 7 के टेबल में ही आता है क्योंकि वो ऑलमोस्ट प्राइम, खुद ही एक प्राइम नंबर है। अब इसको आप इस तरीके से लिख लोगे 2 की पावर 2 × 5 × 7, और ये हो जाएगा 2 की पावर 2 × 5 × 7। दिस इज योर प्राइम फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट नंबर की तरफ हम चलते हैं। जैसे एक बड़ा नंबर ले लेते हैं 3825।
ठीक है, 3825। नेक्स्ट नंबर है 3825। अब इसको हम चेक करेंगे। डिविजिबिलिटी रूल आप सबको पता होगा, मैं उम्मीद करता हूं, अगर नहीं पता है तो मैं अभी थोड़ी देर में आपको सिखा दूंगा। डिविजिबिलिटी रूल 2 से ये जाएगा नहीं क्योंकि ऑड नंबर है। 3 से अगर होता है तो हम कैसे चेक करते हैं, 8 + 3 11, 11 + 2 13, 13 + 5 18। ठीक है, तो मतलब ये 3 के टेबल में आएगा, तो ये हो जाएगा 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 कैरी होगा, 3 7 ज़ा 1 और ये 3 5 ज़ा। आप नॉर्मली वैसे जैसे करते हैं वैसे कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा आप ऐसे ही करें, भले गलती हो रही फिर आप ऐसे ना करें क्योंकि इसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। आप कोशिश करें आप इसी तरीके से करें। फिर अगेन ये 3 से डिविजिबल है, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6 और 3 5 ज़ा। अब ये 3 से डिविजिबल नहीं है तो आप 5 से करोगे। ठीक है, 5 8 ज़ा 40 और 5 5 ज़ा 25। फिर 5 से करोगे तो ये आ जाएगा 17 और 17 1 आपका 17 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको किस तरीके से लिखेंगे, इसको इस तरीके से लिखेंगे 3 8 2 5 इक्वल टू 3 × 3 × 5 × 5 × 17। तो 3 कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है, 5 कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है और 17 आपका इस तरीके से आप इसे रिप्रेजेंट करोगे। अब हम सीखते हैं डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है और किस तरीके से होता है। ठीक है, किसी भी नंबर को डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि आपको वो ये बताता है कि आप किस नंबर को किस नंबर से डिवाइड कर सकते हो। जैसे मान लो कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि 2 आप जो भी इवन नंबर्स हैं वो सारे के सारे 2 से डिविजिबल होंगे। जो भी इवन नंबर्स हैं, इवन नंबर की कंडीशन क्या है, जिनके यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 या 8 में से कोई नंबर आता है। अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पर 0 2 4 6 8 में से कोई भी नंबर आता है मतलब वो 2 से डिवाइड होगा। सिमिलरली जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले लूँ, इस तरीके का कोई नंबर है तो हमें ये पूरे नंबर नहीं देखने, हमें सिर्फ ये लास्ट डिजिट जो है वो देखनी है। वो आपकी इवन नंबर है मतलब ये 2 से डिवाइड होगा, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम 3 का वो देखते हैं। चलो 3 से पहले हम 4 का देखते हैं। 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर। तो हमने क्या देखा, 2 में जब हमने देखा 2 का डिविजिबिलिटी रूल हम चेक कर रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, लास्ट डिजिट चेक कर रहे थे। लास्ट डिजिट या आप ये कह सकते हैं यूनिट्स प्लेस। जब हम 4 करेंगे तो 4 क्या है, 2 की पावर 2, तो लास्ट 2 डिजिट चेक करेंगे, लास्ट 2 डिजिट चेक करेंगे। जैसे सपोज करो इसी नंबर को देख लो, लास्ट 2 डिजिट क्या है, 12 है। तो 12 क्या 4 के टेबल में आता है, आता है, मतलब ये पूरा का पूरा नंबर आपका 4 से डिविजिबल होगा। सिमिलरली अगर मान लो ऐसे कोई नंबर दे लें 3825, तो आपको सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट चेक करने हैं। क्यों, 2 में हमने 1 डिजिट चेक किया, 4 में हम 2 डिजिट कर रहे हैं क्योंकि 4 का मतलब होता है 2 की पावर 2, इसलिए। ठीक है, अब 25 देखो, क्या 25 4 के टेबल में आता है, नहीं आता, इसका मतलब ये 4 के टेबल में नहीं आएगा। आप खुद कर सकते हैं सॉल्व करके। ठीक है, मैं नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि ये आप पीछे के क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब 24 को अगर आप चेक करोगे तो आप चेक कर सकते हो 24 4 के टेबल में आता है, मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 4 के टेबल में आएगा। उसी तरीके से 8 की बात करते हैं तो 8 जो होता है क्या होता है, 2 की पावर 3, मतलब यहाँ पर 2 में हमने लास्ट 1 डिजिट देखा था, 4 में हमने लास्ट 2 डिजिट देखा और 8 में लास्ट 3 डिजिट हम चेक करेंगे। तो इसी 3824 की अगर हम बात करें तो लास्ट 3 डिजिट ये हो गया, लास्ट 3 डिजिट को 8 से डिवाइड करो, 8 1 ज़ा 8 और 24 भी 8 के टेबल में आता है, मतलब ये पूरा नंबर आपका 8 से डिविजिबल होगा। ये चीज़ आई होप आपको क्लियर होगी। ठीक है, मैं इन चीज़ों का सिर्फ रिवीजन करा रहा हूँ, इसलिए मैं सिर्फ आपको चीज़ें दिखा रहा हूँ किस तरीके से होगी। अब हम आते हैं 3 से डिविजिबिलिटी का रूल। तो 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि आप क्या करोगे, जितने भी डिजिट्स हैं, डिजिट सम डिवाइड बाय 3, डिजिट सम डिवाइड बाय 3। डिजिट सम का मतलब क्या होता है, जैसे यही नंबर हम ले लेते हैं 3825, तो जितने भी डिजिट्स हैं उन सब का सम कर दो, उन सब के पीछे प्लस का साइन लगा दो। लगाना मतलब आपको ओरली करना है, ये तो सिर्फ मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। 3 + 8 कितना होता है, 11, 11 + 2 13, 13 + 5 18। क्या 18 3 के टेबल में आता है, आता है, यानी ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। ये डिविजिबल मैंने अभी करके बताया आपको। इसी तरीके से सपोज करो कि इस तरीके से कोई नंबर है
क्या ये 3 से डिविजिबल होगा? तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 2 6, 6 जो है 3 के टेबल में आता है मतलब ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। सेम डिविजिबिलिटी का रूल होता है आपका 9 का। 9 से आप किसी भी नंबर को अगर डिविजिबल करना चाहते हो तो डिजिट सम डिवाइडेड बाय 9, डिजिट्स का सम करो। जैसे इसी नंबर को देख लो, 1 प्लस कितना आया था हमारा, 6 आया था। अब 6 तो 9 के टेबल में आता नहीं है, नहीं आता तो ये आपका डिजिट सम नहीं होगा, मतलब ये आपके 9 से डिवाइड नहीं होगा। लेकिन इसको देखो, इसमें 18 आ रहा था, 18 को अगर 9 से डिवाइड करोगे तो आंसर आपको मिलेगा, मतलब 18 आपका 9 के टेबल में आता है यानी ये नंबर आपका 9 से भी डिवाइड होगा। क्लियर है ये चीज? आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारे दो नंबर बचे, एक 6 बचा और एक 5 बचा, 10 बचा। 7 जो होता है, पहले हम बात करते हैं 5 की और 10 की। जिन यूनिट प्लेस पे, किसी भी नंबर की यूनिट प्लेस पे अगर लास्ट नंबर 5 आ जाए, यूनिट प्लेस की वैल्यू 5 हो तो वो 5 से डिवाइड होगा। किसी भी नंबर की 5 या 0 और 5 हो तो वो 5 से डिवाइड होगा। किसी भी डिजिट नंबर की यूनिट प्लेस पे, किसी भी नंबर की यूनिट प्लेस पे अगर 0 हो तो वो 10 से डिवाइड होगा। 5 जो होता है उसमें 0 और 5 यूज होता है, 10 में हम सिर्फ 0 यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मान लो कि कोई नंबर है 3825, तो यहाँ लास्ट आपको खाली ये नंबर चेक करना है, तो ये क्या हो जाएगा 5, यानी ये 5 से डिविजिबल होगा। अगर ये ऐसा होता 3820 तो भी डिवाइड होता, लेकिन अगर 10 की बात करें तो ये 10 से डिवाइड नहीं होता, क्योंकि हमें यूनिट प्लेस पे क्या चाहिए, 0 चाहिए। यहाँ 0 है मतलब ये डिवाइड होगा। अगर मान लो ऐसा होता तो 38200, हमें तो एक 0 चाहिए था ना, यहाँ 2 है तो ये भी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब हम आते हैं, एक नंबर हमारे, दो नंबर हमारे बच गए, एक 6 और एक 7। तो 6 को देख लेते हैं। 6 क्या होता है, 3 × 2। 6 का जो नंबर होता है, मतलब 6 को अगर फैक्टर किया जाए तो 3 × 2 होगा। तो इसका मीनिंग ये होता है कि जिस नंबर में हम डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 लगाएंगे वो 3 का भी कैरेक्टर फॉलो करना चाहिए और 2 का भी। अब 2 का कैरेक्टर फॉलो करने के लिए वो क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। 3 का कैरेक्टर फॉलो करने के लिए वो क्या होना चाहिए, डिजिट सम डिवाइडेड बाय 3। मतलब कोई भी नंबर ऐसा जो कि इवन नंबर है और जिसका डिजिट सम करने के बाद 3 से वो डिवाइड हो रहा है तो वो 6 से भी डिवाइड होगा। जैसे इसी नंबर को हम ले लेते हैं 3825। तो सबसे पहले आपको चेक करना है क्या इवन नंबर है, ये इवन नंबर नहीं है, मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। लेकिन इसी को अगर हम देख लें 3828, अगर हम इसको देख लें तो सबसे पहले आपको चेक करना है इवन है या नहीं है, तो इवन है यानी ये आगे चेक कर रहा है। अब क्या वो 3 से डिवाइड होगा, 8 + 3 11, 11 + 2 13, 13 + 8 21, 21 3 के टेबल में आता है। ये 3 का नंबर भी कैरेक्टर भी फॉलो कर रहा है और 2 का कैरेक्टर भी फॉलो कर रहा है, दोनों की जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको फॉलो कर रहा है, यानी ये आपका 6 से भी डिवाइड होगा। याद रखें 3 का रूल भी फॉलो होना चाहिए और 2 का रूल भी फॉलो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 3 का कर रहा है 2 का नहीं कर रहा, या 2 का कर रहा है 3 का नहीं कर रहा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। 3 और 2 दोनों के रूल को फॉलो करता हुआ होना चाहिए, तभी और तभी वो नंबर 6 से डिवाइड होगा। इसके बाद आता है 7 का क्या बोलते हैं, डिविजिबिलिटी रूल, जो कि जनरली हम नहीं सीखते हैं। उसका कारण ये होता है कि 7 में होता है कि लास्ट 3 डिजिट को आप माइनस करोगे बाकी डिजिट से और उसको फिर चेक करोगे 7 के टेबल में आ रहा है या नहीं आ रहा है, और अगर आता है तो आप वो 7 से डिविजिबल होगा। लेकिन उससे बेटर है कि आप डायरेक्टली चेक कर लो। तो 7 का कोई डायरेक्ट रूल नहीं है, इसलिए आप इसको डायरेक्ट ही चेक करो तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो ये था आपका जो प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसके बाद हम देखते हैं एलसीएम और एचसीएफ, जो कि आपके दिए हैं। जैसे मान लो दो नंबर दिए हैं 26 और 91। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, जिसमें दिया है आपको 26 और 91 और इनका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है, साथ साथ में उसको प्रूव भी करना है जो हमने कल फॉर्मूला लिया था। तो 26 को आप अगर देखोगे 13 2 क्या होता है 26, तो 2 × 13। ठीक है, और 91 की बात करें तो 3 × 13। अगर आपको ऐसे 7 × 13, 13 7 ठीक है। तो अगर ऐसे नहीं आता तो आप वैसे कर ले जिस तरीके से हम बेसिकली करते थे, मैंने डायरेक्टली आपको लिख दिया है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले एचसीएफ की। एचसीएफ ऑफ 26 × 91। याद रखें यू आर इन 10th स्टैंडर्ड, तो आप लिखोगे ऐसे ही, सिर्फ एचसीएफ लिख के नहीं छोड़ दोगे। एचसीएफ फिर ब्रैकेट, फिर पहला नंबर और दूसरा नंबर, इसी तरीके से आप लिखोगे। अब कल मैंने एचसीएफ सिखाया था, तब आपको क्या बताया था, आपको कॉमन नंबर फाइंड करने हैं और कॉमन नंबर की लोवेस्ट पावर लेनी है। तो इन दोनों में कॉमन नंबर क्या है 13 और 13 की पावर क्या है 1, तो ये हो जाएगा आपका एचसीएफ।
इसी तरीके से आप एलसीएम की बात करो तो एलसीएम आपका 26 और 91 का हो जाएगा। आपको क्या करना है, सभी नंबर्स इंक्लूड करने हैं। तो 2 भी आ जाएगा, 7 भी आ जाएगा और 13 भी आ जाएगा। ठीक है, 2, 7 और 13। कल हमने एचसीएफ और एलसीएम बेसिकली होता क्या है वो सीखा, आज हम उसके क्वेश्चन कर रहे हैं। तो 13 7 का कितना होता है 91, 91 2 का कितना हो जाएगा 182। अब ये ओरली कैसे करते हैं वो मैं वैदिक मैथ्स का क्लास जब लूंगा तब मैं आपको बताऊंगा। तो ये हो गया आपके एचसीएफ और एलसीएम। अब आपको ये प्रूव करना है, ये वाला जो कल हमने फॉर्मूला लिखा था HCF इंटू एलसीएम इक्वल टू ए इंटू बी, ये आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले आप LHS लोगे। LHS क्या है, HCF 26,91 इंटू एलसीएम 26,91। अब ये देखो ये क्या हो जाएगा आपका 13,182। ठीक है, 13,182। ठीक है, अब आप RHS की बात करो तो RHS क्या हो जाएगा 26 इंटू 91। ठीक है, RHS क्या हो जाएगा A इंटू बी, RHS क्या है A इंटू बी, तो A क्या 26 और ये 91। अब इस नंबर को पूरे को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अभी देखो यहाँ 13 है और यहाँ 26 है, तो क्या 26 को हम 13 के टेबल के तो फॉर्म में लिख सकते हैं, 13 2 जा 26, 13 2 जा 26। अब ये जो 2 है इसको आप 91 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 13 इंटू 181। पूरा नंबर मल्टीप्लाई करने जाओगे काफी लेंदी हो जाएगा, बेटर है आप, क्योंकि आपको तो सिर्फ LHS और RHS इक्वल है या नहीं वो प्रूव करने, तो ये प्रूव कर लो, हो गया आपका काम खत्म। फिर आपको लिख देना है हेंस LHS इक्वल टू RHS, इट्स प्रूव। ठीक है, इस तरीके से आप इनको लिखोगे। ठीक है, इसी आगे बढ़ते हैं। अब ये एक क्वेश्चन मैंने बता दिया, 2 क्वेश्चन थे, एक मैंने बता दिया, एक आप अपने हिसाब से करोगे। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं कि अगर हमें 3 नंबर दिए हो तो उनका एलसीएम और एचसीएफ हम कैसे लेंगे। तो जैसे मुझे एक नंबर दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें नंबर दिया है 12, 15 और 21। तो सबसे पहले हम उनका फैक्टर करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, मतलब ये हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3, ये हो जाएगा 3 इंटू 5, ये हो जाएगा 3 7 जा। तो HCF की बात करें, HCF ऑफ 12, 15 और 21, तो HCF 3 नंबर का क्या हो जाएगा, कितने भी नंबर का हो आपको सब ध्यान सिर्फ ये रखना है कि आपको कॉमन नंबर लेना है और कॉमन नंबर की सबसे लोएस्ट पावर लेनी है। तो कॉमन नंबर क्या है 3 और 3 सब की पावर क्या है 1, तो आपका 3 ही आंसर आएगा। एलसीएम आपका हो जाएगा 12, 15 एंड 21। एलसीएम में तो सारे नंबर लेने, देखो 2 भी लेना है, लेकिन 2 की हाईएस्ट पावर क्या है 2 ही है, तो 2 ले लेना, 2 की पावर 2 ले लेंगे। 3 की पावर क्या है 1, तो 3 ले लिया। 5 की पावर क्या है 1, तो 5 ले लिया। 7 की पावर क्या है 1, तो 7 ले लिया। मतलब इसमें तो हमें सारे ही नंबर लेने हैं और सारे ही नंबर में हाईएस्ट पावर लेनी है, तो ये हो जाएगा 4, 3, 5 इंटू 7। अब इन नंबर्स को डायरेक्ट कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इजी करो, देखो 5 4 20, 7 3 21, 5 4 20, 7 3 21। 21 को अगर आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 420। ठीक है, क्योंकि 21 2 सा मल्टीप्लाई करो, 21 2 सा कितना हो जाएगा 42 और 0 मतलब 420। तो ये आपका एक क्वेश्चन है। अब इसके आगे का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैंने करा दिया, एक क्वेश्चन आपको करना है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब जो हमें थियरम दिया था उसी थियरम पे बेस्ड हमें एक क्वेश्चन और दिया गया है जो कि हम देख लेते हैं। HCF ऑफ 306 इंटू 657। देखो HCF ऑफ 306 इंटू 657 इक्वल टू 9। 657 इक्वल टू 9 और हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो कैसे करना है, अभी हमने क्वेश्चन फॉर्मूला हमने चेक किया a कॉमा बी इंटू एलसीएम a कॉमा बी इक्वल टू a इंटू बी। तो HCF जो है हमें HCF यहाँ पर a और b क्या है 306 और 657। तो HCF तो हमें दिया हुआ है ना ऑलरेडी 9, तो 9 हमने ले लिया। एलसीएम हमें नहीं पता, तो एलसीएम हम ले लेंगे, यहाँ पर a की जगह पर हम लिख देंगे 306 और b की जगह पर 657। a की जगह पर अगेन 306 एंड ये हो जाएगा 657। अब ये 9 है, यहाँ मल्टीप्लाई में है, जब इक्वल टू के दूसरे साइड हो जाएगा तो वो डिवीजन में चला जाएगा। तो एलसीएम ऑफ 306 657 इक्वल टू 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय 9। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो देख लो कौन सा नंबर आपका क्या नाम है
9 से डिविजिबल है, दोनों ही 9 से डिविजिबल है। 6 + 5 11, 11 + 7 18, ठीक है। तो दोनों ही नंबर आपके क्या हैं, 9 से डिविजिबल है, तो किसी एक को कर लेते हैं। 9 7 = 63, 2 9 3 = 27। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जो एलसीएम है वो मिल जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करने का एक तरीका तो आपका ये है, 6 3 = 18, यहाँ 1 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा, 3 3 = 9 प्लस 7 6 = 42, तो ये 2 और 4 कैरी, फिर यहाँ 4 आ जाएगा, 7 3 = 21, तो ये 8 3 3 और ये 2 2, मतलब 2 2 3 3 8, ये आपका आंसर आ गया। इसको डायरेक्ट कैसे करते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगा जब मैं वैदिक मैथ्स की क्लास लूंगा। अभी फिलहाल हम इस चीज़ को पढ़ते हैं, क्योंकि सब एक साथ नहीं पढ़ा जा सकता, धीरे धीरे हम चीज़ों को पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम। आगे एक और क्वेश्चन है, जो एक टॉपिक अभी हमारा सीखना बाकी है। हमें पूछा गया है कि आपको ये प्रूव करना है कि 6n जो है वो 0 से एंड नहीं होता। 6n जो है 0 से एंड नहीं होता। कोई भी नंबर 0 से एंड कब होता है, जब उसके फैक्टर में 2 या 5 आए। कोई भी नंबर जो कोई भी नंबर 0 से एंड कब होगा, जब उसके फैक्टर में 2 या 5 है, क्योंकि 2 और 5 को मल्टीप्लाई करने के बाद ही तो आपका 0 आएगा। जैसे सपोज करो 0 वाला सबसे छोटा नंबर क्या होता है, 10, उससे बड़ा नंबर 100, उससे बड़ा नंबर 1000, उससे बड़ा नंबर 10,000। तो अब ध्यान से देखो, 10 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 5। 100 क्या है, 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 होता है। और 2 × 5 का स्क्वायर करोगे तो भी 100 ही आएगा। कैसे, 2 × 2 × 5 × 2, तो 2 2 = 4, 5 5 = 25, तो आ गया 100। मतलब जो यहाँ स्क्वायर कर रहे हो वहीं भी स्क्वायर कर रहे हो। उसी तरीके से अगर मैं 1000 की बात करूँ तो 1000 क्या होता है, 10 की क्यूब होती है, 10 की पावर 3। उसी तरीके से हम 2 × 5 की पावर भी 3 कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3। 2 की पावर 3 क्या होता है, 8, 5 की पावर 3 125, और 125 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। मतलब बेसिकली देखा जाए, आप 10 की बात करो, 100 की बात करो, 1000 की बात करो या 10,000 की बात करो, सब में 2 और 5 तो कॉमन है ना, 2 × 5 कॉमन है। मतलब बेसिकली अगर देखा जाए तो किसी भी नंबर के 0 से एंड होने की प्राइम कंडीशन ये होती है कि वो 2 और 5 के फैक्टर में आना चाहिए। वो 2 और 5 के फैक्टर में आना चाहिए। अगर वो 2 और 5 के फैक्टर में है तो वो 0 से एंड होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा। तो यहाँ अगर आप 6n की बात करो तो 6 को आप 3/2 लिख सकते हो। यहाँ 2 तो है, 5 नहीं है, मतलब ये कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। ये कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। तो लिखते समय आप इस तरीके से लिखोगे कि 6 जो है उसका फैक्टर 3 × 2 होता है, और किसी भी नंबर के मतलब 0 से एंड होने के लिए या फिर यूनिट प्लेस पे 0 आने के लिए उसके फैक्टर में 2 और 5 होने चाहिए। 2 और 5 दोनों होने चाहिए, तभी वो 0 से एंड होगा। अब अगर इसको हम बहुत बेसिक तरीके से समझें तब देखते हैं। 6 की पावर n, और n आपके क्वेश्चन में दिया है एक नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर क्या होता है मैंने अपने पहली क्लास में बताया था आपको, ठीक है। तो 6n जो है उसमें आप इस तरीके से ले लो 6 की पावर 1, तो क्या आ जाएगा 6 की पावर अगर n की जगह 2 ले लोगे, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 2 ले लोगे तो कितना आ जाएगा 36। 6 की पावर अगर मान लो 3 ले लोगे तो कितना आ जाएगा 216। 6 की पावर 4 ले लोगे तो इसी तरीके से आप 6 को मल्टीप्लाई करते जाओ। आप अभी 6 की पावर 4 की हम बात कर रहे हैं, तो इसका मीनिंग ये है कि 6 की पावर 3 × 6, मतलब इसी को अगर 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 6 की पावर 4 मिल जाएगी आपको। तो आप सिर्फ यूनिट डिजिट को देखो, अगर इसको आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 36 ही आएगा ना। तो यूनिट डिजिट पे तो अगेन 6 आ गया। 6 की पावर 5 करोगे तो यहाँ यूनिट डिजिट पे 6 आया, अगेन उसको मल्टीप्लाई करोगे तो भी क्या आ जाएगा 6 ही आ जाएगा। मतलब 6 एक ऐसा नंबर होता है जिसके यूनिट डिजिट पे हमेशा 6 ही आएगा। ये चीज़ आप खास ध्यान रखें, ठीक है। उसी तरीके से आपके एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन दिया गया है कि 4n जो है उसको आपको बताना है कि वो प्राइम नंबर है या नहीं, मतलब उसके यूनिट डिजिट पे 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसको भी आप इस तरीके से देख लो, यहाँ भी 5 तो नहीं आ रहा ना, यहाँ भी आपका क्या आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ 2 ही आ रहा है और 5 नहीं आ रहा, मतलब ये भी कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। कैसे देखो, 4 1 4, 4 की पावर 2 क्या हो जाएगा आपका 16, 4 की पावर 3 आपका क्या हो जाएगा 64, ठीक है। तो ये आपका कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। उसका कारण
ये था, ठीक है। तो ये आज आज का आपका क्लास था। अब इसके बाद आपका एक टॉपिक रह गया है और एक क्वेश्चन रह गया है, तो ये दोनों ही हम हमारी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और उसके बाद हम साइंस पढ़ेंगे। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप घर पे जाके ये जो क्वेश्चंस मैंने सिखाए हैं उनको आप ढंग से, आराम से और सॉल्व करिए। और एक चीज़ हमेशा याद रखिए, ट्यूशन और स्कूल में आप चाहे कितना ही पढ़ लो, जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तब तक आप कभी भी ढंग से नहीं पढ़ पाओगे। इसलिए घर पे जाकर इसे सॉल्व करना और खुद से सॉल्व करना ज़रूरी है। इसके बाद जैसे ही आपका ये चैप्टर कंप्लीट होगा उसके बाद हम साइंस का पहला चैप्टर लेंगे। साइंस का चैप्टर होने के बाद फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि 10th में किस तरीके से स्टडी करनी चाहिए जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन करें। स्टडी तो आप सभी कर रहे हो, लेकिन एक प्रॉपर वे के साथ अगर आप स्टडी करोगे तो उसका बेनिफिट आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। तो इसी के साथ आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। सभी को धन्यवाद। जय श्री राम।